आज आज का हमारा टॉपिक है वर्टिबल कॉलम इंजरी। नाम में ही समझ आ रही है, ये टॉपिक ऐसा है कि ये टॉपिक पूरा का पूरा ऑर्थो का है। पूरा का पूरा ऑर्थो का, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जितना भी है वो ऑर्थो के रिस्पेक्ट से है। तो जब हम ऑर्थो पढ़ेंगे या ऑर्थो आप पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट ढंग से समझ आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसको न्यूरो सर्जरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सर्जरी कैसे होती है। लेकिन देखो हम समझ सकते हैं वर्टिबल कॉलम, मेरे नाम में लिखा है वर्टिबल, यानी वर्टिबल हमारी क्या बोनी तो है। अब उसको न्यूरो के रिस्पेक्ट से कैसे सर्जरी करोगे, उसको तो ऑर्थो के रिस्पेक्ट से ही करना पड़ेगा। तो फिर सर, तो कि उसके बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड दब गई, जो स्पाइनल कॉर्ड दबेगी तो उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं, हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फिर सर कि इसमें इसमें वर्टिबल बॉडीज प्लस इट्स लिगामेंट वो ऑर्थो के अंदर आते हैं, मगर ये न्यूरो सर्जरी के अंदर टॉपिक दे दिया। इसका 90% सिलेबस ऑर्थो में है। लेकिन फिर भी हम इसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये एग्जाम न्यूरो सर्जरी में भी आ जाए तब भी आपको ऐसे ही लिख के आना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम पार्ट न्यूरो सर्जरी वाला जितना इसके अंदर आ सकता है उतना हमने पूरा लिखा है और पूरा कंप्लीट करा है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि जब तक वर्टिबल कॉलम यानी वर्टिब्रास हमारी बोन है, लिगामेंट हो, मसल हो, ये सब क्या बोन्स के पार्ट में आते हैं। जब तक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ना है आप उसे न्यूरो नहीं बोल सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लेकिन विद इन स्पाइन वो बहुत लिमिटेशन पे हो रहा है। कब कि वो सेकेंडरी टू इंजरी है कि पहले वर्टिबल कॉलम इंजर्ड हुए उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होगी। ठीक है, तो सेकेंडरी टू रिस्पेक्ट टू न्यूरो सर्जरी, फिर हम उसको वहां से देखना स्टार्ट करेंगे। तो वर्टिबल कॉलम इंजरी में नाम लिखा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अकम्पनाई बोनी और लिगामेंट। आ गई, तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है इसमें कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होनी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, या तो आपकी वर्टिबल कॉलम में इंजरी हो जाए या उसके आसपास जो लिगामेंट्स हैं, बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। जब ढंग से आप ऑर्थो पढ़ोगे तो बहुत अच्छे एक एक का बायो मैकेनिक्स में तो एक एक लिगामेंट की सब पढ़ोगे, कहां से स्टार्ट होता है, क्या एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, क्या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट, स्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, बहुत सारे लिगामेंटम है, बहुत सारे लिगामेंट्स हैं। ठीक है, उन सबका एक एक का फंक्शन और सब कुछ आप उसके रिस्पेक्ट में उनको पढ़ना फिर आप स्टार्ट करेंगे। अब ये जो इंजरी है ना, देखो इंजरी दो टाइप से होती है किसी भी, इसकी वर्टिबल कॉलम के नाम से समझ आ रहा है यानी बोन का फ्रैक्चर होना है। तो इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वो दो टाइप से है, एक स्टेबल होगी, एक अनस्टेबल होगी। ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हेल्प डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो अब इससे समझ आ रहा है कि स्टेबल इंजरी है वो उसकी स्टेबिलिटी होगी और अनस्टेबल है वो अनस्टेबल होगा। अब किसके रिस्पेक्ट में मैं अगर बोल दूं, मैं आपको बोल दूं कि कोई चीज है भले वो फ्रैक्चर्ड हुई है बोन, ये बोन है ये फ्रैक्चर्ड हुई है मगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई, अपनी जगह पर है, तो आप इसकी हीलिंग तुरंत कर दोगे, मोबिलाइज से अपनी जगह पर है, सब कुछ परेशानी होगी, यानी आप उसको स्टेबल बोल दोगे। मगर मैं कहूं कि यही इंजरी, ये जो दो बोन है अब ये अपनी अपनी जगह से खिसक गई, तो अब क्या होगा, दो चीजें होंगी। बोले पहली चीज तो अपनी जगह से खिसक गई तो उनको वापस लाके फिर उनकी सर्जरी करना है, वो चीज। दूसरी, अगर ये अपनी जगह से खिसकेगी तो एक और कहीं दूसरी जगह पे तो पहुंचेंगी ना, और वहां दूसरी जगह पे जो स्ट्रक्चर है वो दबेंगे, पियर्स होंगे। अब वर्टिकल कॉलम के पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, वो दबेगी। तो समझ आ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो अनस्टेबल इंजरी है वो ही मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। समझ रहे, स्टेबल वाली वहीं के वही है लेकिन अनस्टेबल वाली ज्यादा रहेगी। अब वर्टिकल के रिस्पेक्ट में हम स्टेबल और अनस्टेबल कैसे समझते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल सा डायग्राम ये जानते हैं, ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस है, ये हमारा वर्टिकल है ना, ये हमारी दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है और ये हमारी बॉडी। ठीक है, ये हमारा एक वर्टिब्रा नॉर्मल ये बॉडी होती है, ये बॉडी है। अब इसको ना दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, हम बोलते हैं ये पार्ट हमारा होता है एंटीरियर पार्ट और ये पार्ट होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो हमें होती नहीं है। ठीक है, अब पोस्टीरियर पार्ट को हम पोस्टीरियर कॉलम बोलते हैं, पोस्टीरियर कॉलम। एंटीरियर पार्ट दो में डिवाइड होता है, हाँ एंटीरियर पार्ट यानी हमारी बॉडी दो में डिवाइड होती है। कौन कौन से, इस तरीके से, इसको मिडिल से दो डिवाइड करो, इसको बोलते हैं एंटीरियर कॉलम। और बोले इधर वाले को बोलते हैं मीडियल कॉलम, मिडिल कॉलम। बोले कोई कंफ्यूजन है क्या, मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन हुई। बोले ये एंटीरियर कॉलम है, ये मिडिल कॉलम है और ये पोस्टीरियर कॉलम है। तीन कॉलम में एक वर्टिब्रा को आप डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हो बाद में समझेंगे, पहले ये समझो कि तीन में हमने डिवाइड करा। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड कहाँ, बॉडी के इधर से रन करती है, इन दोनों के बीच में यहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सिर्फ एंटीरियर कॉलम की इंजरी हुई
क्या स्पाइनल कॉर्ड उससे अफेक्ट होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्यों होगी? वो तो एंटीरियर कॉलम तो बहुत आगे निकल गया ना। ये बॉडी का हाफ पार्ट अगर मैं बोलूँ सिर्फ एंटीरियर कॉलम इंजर्ड हो रहा है तो क्या स्पाइनल कॉर्ड होगी? नहीं। तो आप बोलोगे अच्छा कि जब एंटीरियर कॉलम की इंजरी होगी तो उसे आप स्टेबल इंजरी कहते हैं। और मैं बोलूँ कि एंटीरियर कॉलम इंजर्ड विद मिडिल कॉलम, तो आप सर बोल दोगे कि अच्छा फिर इसे अनस्टेबल बोल दो, क्योंकि मिडिल कॉलम के पास ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड रन होती है। अगर मिडिल कॉलम में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट कर देगा। तो समझ आ गई, क्योंकि हमारी फ्रैक्चर तो बॉडी ही होनी है ना। एक वर्टिब्रा में मेजरली फ्रैक्चर क्या होता है? बॉडी फ्रैक्चर होती है या जॉइंट डिसलोकेशन होता है। तो बॉडी के रिस्पेक्ट में हमने चीजें देखी। हमने क्या बोला कि अगर बॉडी के रिस्पेक्ट में मैं अगर बोलूँ कि जो हमारा एंटीरियर वाला पार्ट है, ये हमारा जो एंटीरियर वाला पार्ट है, ये एंटीरियर वाला, एंटीरियर कॉलम इसको बोल रहे हैं, बॉडी को आपने हाफ डिवाइड करा, अगर अकेला ये होता है तो हम इसको स्टेबल फ्रैक्चर बोल रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ कि पूरी बॉडी, पूरी बॉडी मतलब क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि एंटीरियर कॉलम अलोंग विद मिडिल कॉलम, मिडिल कॉलम, तब आप उसको क्या बोलेंगे? तब आप उसको बोलेंगे कि ये अनस्टेबल इंजरी है। तब आप उसको अनस्टेबल बोलेंगे, यानी इस पूरी को। क्यों? क्योंकि मिडिल कॉलम के पास ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड रन करती है धरी। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने के चांसेस कम है जब मिडिल, जब अनस्टेबल इंजरी हो। इसके बेस पे हमने स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट करके इसको पढ़ के एक बार पढ़ते चलते। स्टेबल इंजरी का मोस्ट जो कॉमन रीजन है वो है वर्टिकल कंप्रेशन। वर्टिकल कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि या तो आप सर के भर गिर जाओ, कहीं पर आप टेरिस वेरिस पर खड़ी हो तो और आप ऐसे गिरे कि आप, आपका हेड है वो सीधे जमीन से टकराया, बिल्कुल सीधे, यानी पैर आपके ऊपर हो गए, पैर आपके ये ऊपर हो गए और आप सीधे सर के भर ग्राउंड से टकराए, तो क्या नीचे की तरफ से खतरनाक फोर्स लगेगा आपके वर्टिब्रास पे, तो वो फ्रैक्चर हो सकती है। या तो ये हो, या बोले दूसरा क्या, दूसरा आप ऐसे गिरे कि सीधे बटक्स पे, सीधे आप बटक्स के भर गिरे, है ना, बटक्स के थ्रू गिरे, सीधे एकदम आप ऐसे गिरे कि आपका ग्राउंड है, सीधे आप बटक्स पे गिरे एकदम, तो क्या होगा? बोले तो स्पाइनल कॉर्ड पे नीचे से फोर्स लगेगा, यहाँ इधर से लगेगा या सर्वाइकल के थ्रू लगेगा, क्योंकि पहले फोर्स यहाँ किधर आएगा? सर्वाइकल में, फिर थोरेसिक में, फिर लंबर में, और इधर इधर पहले आएगा, बोले पहले सेक्रल में, लंबर में, थोरेसिक में, फिर सर्वाइकल में। तो ये दोनों वर्टिकल कंप्रेशन हुआ। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? सीधा इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल में या तो आप ऐसे गिर जाओ सीधे सर के भर या बटक्स पे, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल कंप्रेशन, ठीक है। वर्टिकल कंप्रेशन इस तरीके से गिरना चाहिए, या तो सीधे सर के भर गिरे, सर नीचे है, या बटक नीचे है, ठीक है, ये बटक्स नीचे है। तो ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन टू हेड, या तो कोई ऑब्जेक्ट आपके सर पे गिरे या आप सर के भर गिरो। और जंपिंग फ्रॉम हाइट, या आप जंप कर गए तो आप बटक्स पे गिरे, यानी कोई भी चीज है आपके हेड पर प्रेशर लगना चाहिए, कंप्रेशन प्रेशर लगना चाहिए। आप डायरेक्ट ग्राउंड पे गिरो तो कंप्रेशन प्रेशर लगेगा, या फिर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आपके सर पे गिर जाए तो कंप्रेशन प्रेशर लगेगा। तब वहां पर क्या होता है बोले, तब वहां पर जो बॉडी है उसका जो एंटीरियर कॉलम है वो उसके फ्रैक्चर होने के बहुत ज्यादा, बस्ट फ्रैक्चर मतलब क्या, टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन टुकड़ों में टूट जाता है मगर इधर उधर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले पीछे तो मिडिल कॉलम है और आगे की तरफ एक लिगामेंट रन करता है जो उसको बहुत मजबूती से पकड़ के रखता है, दैट इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। इन लिगामेंट को आप एक एक करके बायोमैकेनिक्स में पढ़ोगे, जो स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे बायोमैकेनिक्स में, एक एक का काम क्या है। यहाँ तो सिर्फ अभी अपन नाम और उनकी चीजें कुछ बताना आपको समझेंगे। एक आगे एएलएल चलता है, पीछे बहुत सारे चलते हैं, पीछे है ना, पीछे लेकर अपन अभी पीएलएल की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूड नाम में ही लिखा है, जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूड लिगामेंट है ये पकड़ के रखता है ना। तो ये इस वजह से अगर वो आगे ना खिसकेंगे, अपनी जगह पे ही रहे, मतलब टुकड़ों में टूट गई मगर अपनी जगह पर ही है, तो आप उसको बोलेंगे स्टेबल इंजरी, ठीक है। यानी क्या, जो आपका लिगामेंट है आगे की तरफ वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर मैं बोलूं ये लिगामेंट टूट जाए तो दो केस हो सकते हैं, या तो वर्टिकल कॉम्प्रेशन में आपकी बॉडी का जो एंटीरियर वेज है ये गया मगर लिगामेंट अभी भी लगा हुआ है, तो पहला केस तो आप ये बोल दो कि अच्छा, पहला केस ये हुआ कि बस्ट फ्रैक्चर हुआ मगर लिगामेंट इंटैक्ट था, मगर वो लिगामेंट चला गया, और इंटैक्ट मतलब लिगामेंट बच गए, ठीक है। एंटीवेज यूजुअली लंबर स्पाइन है, ठीक है। ये आपका होता है पहला स्टेबल। स्टेबल में हमने क्या पढ़ा, वर्टिकल कंप्रेस पढ़ा, उसमें हमने बोला कि या तो लिगामेंट जा सकता है या नहीं जा सकता है, दोनों चांसेस हैं आपके। सेकंड वन होता है अनस्टेबल। बोले अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? बोले अनस्टेबल का मतलब होता है कि आप कोई भी देखो, एक सिंपल सिंपल मैकेनिज्म बताता हूँ, बहुत प्यारी चीज, ये कोई भी सारे फ्रैक्चर्स में बहुत काम करती है। देखो
ये आपकी बोन है, ठीक है। अगर मैं बोन छोड़ो, ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी की बॉडी है, वर्टिब्रा की बॉडी है, ठीक है। ये आगे स्पाइनस प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस से बॉडी बना रहा हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि इस पर फोर्स या तो ऊपर से लगे या नीचे से, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इंजरी, डायरेक्ट वर्टिकल। और मैं अगर बोलूँ कि अगर फोर्स ऐसा लगे कि ऊपर नीचे से लगने के साथ साथ रोटेशन भी हो जाए, आप घूम भी जाओ, आपकी वर्टिब्रल बॉडी में फोर्स तो ऊपर नीचे से लग रहा है प्लस एक दूसरे के ऊपर रोटेट भी कर गई, क्या कि जैसे ये वर्टिबल बॉडी है और दूसरी वर्टिबल बॉडी है, ये ऐसे है। अब ऊपर नीचे तो फोर्स लगा एक दूसरे में घुसे, प्लस रोटेशन फोर्स भी लगा कि ये वाली बॉडी इसके ऊपर से रोटेट कर गई, घूम गई। अगर ये आप घूमने का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी उसकी पोजीशन चेंज हो गई दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये अनस्टेबल हो गया। क्योंकि अगर कोई भी बोन अपनी जगह पे है, भले उसका फ्रैक्चर हुआ है, आप उसका इमोबिलाइज करके फ्रैक्चर हील करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर बोन अपनी जगह से घूम गई, अपनी जगह से रोटेट कर गई, ये वर्टिब्रा की रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। और अपनी जगह से अगर वर्टिब्रा घूम गया तो फिर वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर वापस है, आप समझ लो, एक वर्टिब्रा का दूसरे के ऊपर घूम गया तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, उसकी क्या हालत होने वाली है, आप खुद दिमाग लगा लो। सारे लिगामेंट्स का क्या हालत होगी, सब टूट टाट जाएंगे, कितनी खतरनाक रोटेशन इंजरी हो जाएगी। तो रोटेशनल फोर्स बहुत खतरनाक होता है। रोटेशनल फोर्स कैसा कि आप एकदम खड़े हो और कोई पीछे से आपको एकदम टक्कर आके दे, एकदम एक कंधे पर, कोई कार ने एक्सीडेंट करा, आप नॉर्मल इस तरीके से खड़े हुए थे, ठीक है, इस तरीके से आप खड़े हुए थे, कोई कार आई, उसने आपके एक शोल्डर पे दिया और एकदम पूरा एकदम खींच के इधर से भी प्रेशर लगा और प्लस आप घूम भी गए, रोटेट भी कर गए, एक साइड के शोल्डर पे पड़े तो। अगर दोनों पे पड़ेगी तो फिर वो इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एक साइड पे पड़ी तो वो घुमा देगा, आप खुद समझ सकते हो। अगर दोनों पे इक्वली पड़े तो कोई चीज घूमेगी क्यों, इधर से भी पड़ी उधर से भी पड़ी, निगलेक्ट हो जाएगी। मगर एक साइड पड़ गई तो वो एक के रिस्पेक्ट में दूसरी वर्टिब्रा को घुमा देगा, रोटेट करा देगा, वो फिर बहुत खतरनाक इंजरी होती है, वो हाईली अनस्टेबल इंजरी हो जाती है, ठीक है। पालप्लोमा हाइट और आईटी ऑक्टन अकर्स इन एसोसिएट विद द रोटेशनल फोर्स, ये जरूर लिख के आना है वर्टिब्रा के रिस्पेक्ट में कि रोटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वहां रोटेशन होना जरूरी है। इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी आपके दो चीज होंगे, एक ऐसे बढ़िया स्टेबल जब भी लिखो तो डायग्राम पर याद रखा करो कि ये मेरी वर्टिब्रल बॉडी है, एक फोर्स इसमें लग रहा है, एक फोर्स इसमें लग रहा है, और इसमें जो रोटेशन वाला फोर्स है वो नहीं है। इस वाले में बोले एक है, एक फोर्स नीचे से ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, मगर इसमें रोटेशन फोर्स है। बस ये हमारा अनस्टेबल हो गया और ये हमारा स्टेबल हो गया। सिंपल टेक्निक, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और एंटीरियर कॉलम और वो मिडिल वाला तो मैंने आपको समझाया, वो भी आपको लिख के आना है, ठीक है। इसमें भी दो चीजें हो सकती है, या तो आपका लिगामेंट डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। अगर लिगामेंट डिस्टर्ब होगा तो हिंज इंजरी, या तो लिगामेंट इंटैक्ट रहेगा तो आप उसको बोल देते हो हिंज इंजरी, और लिगामेंट अगर निकल गया तो आप बोलते हो लिगामेंट डिस्ट्रक्शन इंजरी। इसमें भी दो चीजें हो सकती है, लिगामेंट टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है। मगर मेन डिफरेंस आपने दो देखी, स्टेबल और अनस्टेबल पे। बोले क्या, बोले पहला एंटीरियर कॉलम और मिडिल कॉलम के रिस्पेक्ट में बोला, और दूसरा आपने बोला कि रोटेशन फोर्स पे। ये दोनों मेन डिफरेंस आपको लिख के आनी है स्टेबल और अनस्टेबल इंजरी, स्टेबल और अनस्टेबल वर्टिबल कॉलम इंजरी में। ये प्रॉपर आपको मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। बाकी और फिर उसमें वो जरूर लिखा ना, लिगामेंट एक केस में लिगामेंट टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता है, वो दोनों में, स्टेबल में टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है, अनस्टेबल में भी टूट सकता है, नहीं भी टूट सकता है, ठीक है। नहीं टूटा तो चलो आपको थोड़ी बहुत सहूलियत है, मगर टूट गया तो फिर भैया लिगामेंट को अलग से ठीक करो, यानी पहले फ्रैक्चर ठीक करो और बेचारे जो लिगामेंट चले गए उनको भी ठीक करो, यानी आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट होके बढ़ गई। एक होता है हाइपर, अब ये छोड़ा है, मैं आपको एक चीज आपको पूछ रहा हूँ, देखो मैं आपको सर्वाइकल में बनाता हूँ, ये आपका हेड, ठीक है, हेड है, ये आपकी सर्वाइकल होगी, C1 से लेके C7। मैंने बोला आगे की तरफ लिगामेंट रन करता है AL, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पीछे की तरफ लिगामेंट करता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। अब मैं बोलूं आप अब ये खुद करना, खुद करो, सर आगे की तरफ सर का हेड का फ्लेक्शन करो, आगे फ्लेक्शन करो। जैसे ही आप फ्लेक्शन करोगे तो क्या फील होगा कि जो आपके बैक एरिया, नेक पर पीछे हाथ रखो, उधर के सारे स्ट्रक्चर्स खिंचेंगे, उधर के सारे स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे होंगे, खिंच रहे होंगे, और आगे के सारे स्ट्रक्चर्स पूरे शॉर्ट हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। जब आगे के सारे स्ट्रक्चर छोटे होंगे तभी तो आप आगे की तरफ फ्लेक्शन कर पाओगे, और पीछे के सारे स्ट्रक्चर्स बड़े होंगे। ऐसा ही बैक में करो, आगे की तरफ झुको, आगे की तरफ झुकोगे तो आपके बैक पीछे की तरफ की जितनी मसल्स, लिगामेंट सब कुछ है वो खिंचेंगी, और जितने एब्डोमेन एरिया है वो शॉर्ट होगा। अब इसका उल्टा करो, बोले हेड का एक्सटेंशन करो। अब हेड है,
इसका एक्सटेंशन करो, जैसे एक्सटेंशन करोगे तो क्या होगा, बोले पीछे की जितनी चीजें हैं वो सब शॉर्ट होंगी और आगे की चीजें स्ट्रेच खींचेंगी करके। देखो गले की जो आगे की तरफ है ट्रैकिया वगैरह, जितनी यहाँ की चीज है वो सब खींच रही होंगी और पीछे की चीजें जो है नेक के पीछे वो शॉर्ट हो रही होंगी। यही चीज आप बैक में करो, पीछे की तरफ अपने आप को टर्न करो, जो एब्डोमेन वाली मसल्स और आगे के लिगामेंट है वो खींचेंगे और जो बैक वाले लिगामेंट है वो सारे के सारे वो शॉर्ट हो रहे हैं। यही तो मैकेनिज्म होती है हर जॉइंट पे कि एक चीज खिंचती है एक छोटी होती है, हर जॉइंट में भी ऐसे ही करते हैं। बाइसेप पे करके देख लो, फोर आर्म का फ्लेक्शन करो, जब फोर आर्म का फ्लेक्शन करोगे तो बाइसेप छोटी हो रही है शॉर्ट हो रही है और ट्राइसेप खिंच रही है। हर जॉइंट में ऐसे ही होता है, या फोर आर्म का एक्सटेंशन करोगे तो बाइसेप लंबी हो रही है ट्राइसेप, इसी तरीके से तो आप कर पाते हो। मगर मगर जब भी आप ओवर ना चले जाओ, मैं आपसे कहूं कि आप ओवर फ्लेक्शन ना कर लो। अगर आपको पीछे की तरफ जो आप अगर आप जैसे आप जब भी आप फ्लेक्शन कर रहे हो, मैं आपसे बोलूँ कि आप फ्लेक्शन कर, आपका हेड है आप इसको फ्लेक्शन कर रहे हो तो आपकी जो पीछे वाली चीजें हैं वो आपको एक लिमिट तक ही जाने देती है, ज्यादा नहीं पकड़ के रखती, वरना तो आपका हेड पूरे ही नीचे गिर जाए। या फिर आप बैक से सीधे खड़े हो जाओ और बैक से आगे झुकने की कोशिश करो, यानी एब्डोमेन आगे झुकने की, जब कुछ जमीन खड़े होकर जमीन छूने की कोशिश करो तो, लेकिन आप एक विद इन रेंज तक ही कर पाते हो। कुछ में तो क्या आप अपने हाथ जमीन से टच ही नहीं कर पाते, कुछ लोग बहुत ज्यादा टच कर लेते हैं। कैसे कि बोले जो बैक के लिगामेंट वगैरह होते हैं वो सब क्या स्ट्रेच होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा जमीन टच कर लेते हैं, जिनके कम स्ट्रेच होते हैं वो कम टच कर पाते हैं, मगर एक लिमिट तक। क्यों, क्यों ये लिगामेंट पकड़ के रखेंगे। अगर ये लिगामेंट टूट गया पीछे का तो आप पूरे आगे गिर जाओगे। अब मैं उसका उल्टा करूं, मैं पीछे की तरफ, आप अपने आपके बैक पे हाथ रखिए पीछे की तरफ देखो, तो आपके जो आगे एब्डोमेन के लिगामेंट है वो खींचेंगे और बैक के शॉर्ट होंगे। जब एब्डोमेन के लिगामेंट खींचेंगे तो वो भी एक लिमिट तक आपको पकड़ के रखेंगे, वरना वो खींच जाए तो आप भड़ाम पीछे गिर जाओगे। यही आपके हेड में होता है। आप अपने हेड को क्या करो, हेड का एक्सटेंशन करो। हेड अगर आगे के जो ट्रैकिया वाले जो आगे के लिगामेंट अगर वो पकड़ के नहीं रखेंगे तो आप हेड जैसे पीछे करोगे पीछे का पूरा पूरा ही पीछे नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक जो शॉर्ट होते हैं वो हमें खींचते हैं और जो लंबे हो रहे हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं, मगर एक लिमिट तक। अगर वो ओवर स्ट्रेच हो गए और कहीं टूट गए तो वो रप्चर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं बोलूं फ्लेक्शन है, अगर मैं आपसे अभी अब मैं बोलूं सर्वाइकल स्पाइन के, मैं बोलूं आपने फ्लेक्शन करा, तो अगर मैं आपको बोलूं फ्लेक्शन आपने, तो फ्लेक्शन में आप बोल दोगे कि अच्छा सर जो एंटीरियर वाली है वो शॉर्ट होंगी और जो पीछे पोस्टीरियर वाली है वो स्ट्रेच होंगी। मैं आपसे बोलूंगा एक्सटेंशन, तो आप बोलोगे जो पीछे वाली है वो अब शॉर्ट होंगी और आगे वाली है, जो आगे वाली है वो क्या होंगी, स्ट्रेच होंगी। आगे कौन सा लिगामेंट है, एएलएल एंटीरियर, और पीछे कौन सा है, पीएलएल। अब ये तो नॉर्मल एक्सटेंशन है, बोलूं हाइपर एक्सटेंशन, बोले अगर ज्यादा एक्सटेंशन कर गए तो क्या होगा, बोले जो हमारे आगे के लिगामेंट थे वो स्ट्रेच हो रहे थे, पीछे की तरफ करो बहुत ज्यादा ही पीछे करो तो आगे की बहुत ज्यादा ही खिंच जाएंगे। और अगर कहीं एकदम हाइपर एक्सटेंशन मालूम कब होता है, जब आप कार में चल रहे हो एकदम सडन ब्रेक मार देते हो तो क्या होता है, पहले तो आपका हेड आगे की तरफ जाता है फ्लेक्शन में, और फिर एकदम फ्लेक्शन में झटका लगता है सडन पीछे खींच के पड़ता है। विप्लैश इंजरी बोलते हैं इसको, देखो दिखाओ, विप्लैश इंजरी बोलते हैं इसको। क्या हुआ कि आप ऐसे चल रहे थे, ठीक है, एकदम हाइपर फ्लेक्शन, एकदम झटका पड़ता है और एकदम ये देख रही हो, पहले आगे गए और सटाक पीछे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है एकदम फ्लेक्शन में गए तो जिधर आगे के लिगामेंट है ये सारे टूट जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं। इधर के लिगामेंट क्या रप्चर्ड हो जाएंगे क्योंकि इधर की तो स्ट्रेच हो रहे, नॉर्मली आप स्ट्रेच हो गए तो नॉर्मल स्ट्रेच होगी, ज्यादा कर गए तो यहाँ के आगे के लिगामेंट रप्चर हो जाएंगे, और अगर आप ज्यादा फ्लेक्शन कर गए तो पीछे के लिगामेंट रप्चर हो जाएंगे। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो मैं क्या बोल दूं, अगर हाइपर एक्सटेंशन एनर्जी है तो क्या रप्चर होगा, आप खुद बोलोगे आप सर एएलएल, मैं बोलूँ हाइपर फ्लेक्शन तो आप बोलोगे कि सर पीएलएल होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी डाउट हो कहीं भी कुछ भी हो कंप्लीटली पूछो, और लेकिन मगर सबसे बड़ी चीज ऑन द स्पॉट पूछो, ऑन द स्पॉट इन सर्वाइकल स्पाइन। अब एक चीज यहाँ पर और पढ़ते हैं, बोले एक चीज और पढ़ते हैं, अगर आपने ये वर्टिब्रा देखी है तो वर्टिब्रा में आप जानते हो एक जॉइंट होता है, फेसेट जॉइंट के नाम से जॉइंट होता है जिसको एपोफाइसल जॉइंट भी बोलते हैं भैया, क्या होता है वो, इस तरीके से जॉइंट बना होता है कि नहीं बना होता है। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर है,
ये देखो आगे की तरफ तो ये बॉडी दिख रही है, ये हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है कि नहीं, ट्रांसवर्स प्रोसेस ये दोनों, ये जो दिख रही है ये इधर, ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस जो हमें पीछे फील होती है ना। फिर ये क्या है, ये स्ट्रक्चर इधर और एक स्ट्रक्चर ये, और ये चारों क्या है, बोले ये जॉइंट्स बनाते हैं। कौन से जॉइंट बनाते हैं, फैसेट जॉइंट बनाते हैं, या इसको आप फैसेट जॉइंट बोल लो, एपोफाइशियल जॉइंट बोल लो। जॉइंट्स होते हैं ना, आप जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर पाते हो, जो आपकी वर्टिब्रा से आप इस तरीके से फ्लेक्शन कर लेते हो, एक्सटेंशन कर लेते हो, जॉइंट तो चाहिए ना, जॉइंट ही तो कराएंगे। तो यही जॉइंट तो मूवमेंट में आपको हेल्प करते हैं। और कौन से जॉइंट मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अगर आप ओवर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर जाओगे तो ये जॉइंट्स आपके टूट जाएंगे, और ओवर एज पे जब ओए हो जाती है, डीजनरेटेड भी आ जाए बहुत ज्यादा एज पे, तो ये जॉइंट्स की मोबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर आप मूवमेंट नहीं कर पाते, ज्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पाते, ज्यादा करोगे तो पेन होने लग जाता है, होता है ये सब। तो ये फेसेट जॉइंट्स होते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये फेसेट जॉइंट बनते कैसे, आपको एक छोटी सी चीज समझो, ये बाकी बायोमैकेनिक्स में बहुत डीप में पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये L1 है, नीचे L2 है, ठीक है। अब L1 की जो नीचे वाली सरफेस है वो L2 के ऊपर वाली सरफेस पे भी चिपक रही है, इसमें कोई दिख रहा है। अगर मैं ऊपर बोल दूंगी L1 है तो इसके ऊपर कौन आएगी, इसके ऊपर सर आप बोलोगे T12 आएगी, यानी क्या कि L1 की नीचे वाली सरफेस T12 के, सॉरी, L1 की ऊपर वाली सरफेस T12 की नीचे वाली से चिपकेगी। ऐसे इसमें कह दो कि L1 की नीचे वाली सरफेस L2 के ऊपर वाली सरफेस पे चिपकेगी। अब इसको मैं इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल देता हूं क्या, कि inferior articular surface of L1 is formed a joint to the superior articular surface of L2। कोई कंफ्यूजन है, L1 की इंफीरियर सरफेस, क्योंकि L1 की तो इंफीरियर नीचे वाली है ना, और वो किससे ज्वाइंट होती है तब ये ज्वाइंट बनता है, L2 की सुपीरियर से। अब इसके ऊपर बोल दूं तो ऊपर में क्या बोल दूं कि इंफीरियर सरफेस ऑफ T12 इज ज्वाइंट विद सुपीरियर सरफेस ऑफ L1। यही तो हो रहा है इसमें, एक की नीचे जो नीचे होता है उसके ऊपर वाली सरफेस जुड़ रही होती है, जो ऊपर होता है उसके नीचे वाली। तो T12 ऊपर है तो इसके नीचे वाली सरफेस जुड़ रही होगी किससे, L1 से, और L1 की ऊपर वाली जुड़ रही होगी। तो ये लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बोली ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ L1 L2, तो ये ज्वाइंट किसके बीच में बन रहा है, ये ज्वाइंट बन रहा है इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ L1, इंफीरियर ध्यान रखना नीचे वाली, इज attached to the superior articular surface of L2 formed the fascial। ठीक है, इस तरीके से हर जॉइंट ये L1 L2 के बीच में बनेगा। और मैं बोलूं T12 L1, तो inferior surface of L1 is joined to the superior surface of, वो inferior surface of T12 it joined with the superior surface of L1। इस तरीके से ये जॉइंट बनता है। तो क्या होता है, कभी कभी सर्वाइकल में तो आपको फाइशियल जॉइंट लाई ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली। देखो सर्वाइकल स्पाइन में एक बहुत सारी चीज होती है, क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, सारी वर्टिब्रास में जो ये जब भी ये जॉइंट डिसलोकेट होता है ना, ये वाला जो अभी फाइशियल जॉइंट, ये फ्रैक्चर के साथ साथ ही होता है। अगर फ्रैक्चर होगा ना तो उसके साथ ये जॉइंट भी डिसलोकेट हो जाता है, दोनों साथ साथ होते हैं। मगर सर्वाइकल स्पाइन में क्या होता है कि डिसलोकेट विदाउट फ्रैक्चर भी हो सकता है। बाकी लंबर रीजन और थोरेसिक रीजन में जो डिसलोकेट होगा इस जॉइंट का, वो फ्रैक्चर के साथ होगा। अगर फ्रैक्चर होगा तो डिसलोकेशन भी होगा, डिसलोकेशन भी होगा तो फ्रैक्चर भी होगा, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। मगर सर्वाइकल वाले में डिसलोकेशन अलग से भी हो सकता है विदाउट अ फ्रैक्चर। अब आप पूछोगे सर कैसे, वो इस वजह से होता है क्योंकि जब आप सर्वाइकल वाला रीजन देखोगे तो सर्वाइकल वाले रीजन में क्या होता है आप सर्वाइकल रीजन में खुद फील करो, उसकी वर्टिब्रास छोटी होती है, और ऊपर से क्या जो जॉइंट्स होते हैं ना वो एक लाइन में होते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन में होते हैं। और जब आप नीचे जाते चले जाओगे, क्योंकि आप अपने खुद फील करो, स्पाइनस प्रोसेस टच करो अपने सर्वाइकल की, आपको सारी स्पाइनस प्रोसेस सामने की तरफ दिखेंगी। मगर आप जैसी लंबर थोरेसिक में जाओगे, थोरेसिक लंबर में आपको स्पाइनस प्रोसेस हल्की सी नीचे की तरफ होने लग जाएंगी। ये देखो आपको डायग्राम दिखाता हूँ, स्पाइन पूरी आपको स्पाइन का एक बढ़िया MRI देखा, आप खुद समझ आएगा कि क्या हुआ। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू चाहिए यार, एक सेकेंड, ये लेटरल व्यू होता है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, पीछे की तरफ की। ये क्या है, ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस है, ये दिख रही है ना यहाँ से स्पाइनस प्रोसेस, ये निकल रही है स्पाइनस प्रोसेस।
इसमें देखो सही देखो, ये स्पाइनस प्रोसेस है। अब आपको क्या दिखेगा, ये जनरली यहाँ की सीधी होती है और फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ होने लग जाती है, इस तरीके से नीचे की तरफ झुकने लग जाती है। एक सेकंड यार। इसमें देखो, यहाँ देख रहे हो, ये इधर के एरिया में देखो नीचे, अगर मैं एक सीधी लाइन खींचू तो ये सीधी लाइन में नहीं आ रही, नीचे की तरफ हो रही है। और मैं अगर सर्वाइकल के रीजन में बोलूंगा तो ये बिल्कुल देखो सीधी है, दिख रही है, बिल्कुल सीधी है, ये बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। और इधर देखोगे तो ये नीचे नीचे जाते लगने लगे, इधर देखोगे तो ये सीधी सीधी दिख रही है, इधर जा रहे हो तो ये नीचे नीचे होने लग गई इस तरीके से। अब इसके नीचे होने से क्या होगा कि जॉइंट्स भी नीचे की तरफ बनेगा, बट बॉडी के रिस्पेक्ट में। बॉडी इधर है, देखो किस क्या हो रहा है कि बॉडी तो सीधी है मगर स्पाइनस प्रोसेस ऐसे, अब यहाँ पर ऐसे होने लग गया है, ऐसे, मगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट होती है चीजें ऐसे। तो अब यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा वो बॉडी के रिस्पेक्ट में थोड़ा नीचे बनता है, मगर इसमें बॉडी के रिस्पेक्ट में जॉइंट बिल्कुल उसके सामने ही बनता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। इसलिए